Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Let's begin today's important MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is, in which disease the symptom in children is described as driven by motor? आपको उस डिजीज का नाम बताना है जिसमें सिम्टम्स मोटार के द्वारा कॉज होते हैं। ऑप्शन ए ओडीडी, ऑप्शन बी ओसीडी, ऑप्शन सी एडीएचडी, ऑप्शन डी कंडक्ट डिसऑर्डर। symptom driven by motor. ऑप्शन सी यहां पर सही माना जाएगा। एडीएचडी एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जिसमें बच्चे के अंदर मोटार एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लें, क्विकली रिवाइज कर लें। सबसे पहला पॉइंट, इसकी फुल फॉर्म। एडीएचडी का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। ये बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एक प्रकार है। जिस बच्चे के अंदर एडीएचडी डिसऑर्डर होता है उसमें तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको मेनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम है इनअटेंशन, यानी बच्चा किसी एक चीज पर लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता, किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता। शॉर्ट अटेंशन स्पान ऑफ एज, डिफिकल्ट लिसनिंग टू अदर। बच्चा इतना तेजी में रहता है कि वो किसी भी काम को पूरा करने से पहले ही दूसरे काम को शुरू कर देता है। दिस इज ड्यू टू इनअटेंशन। नेक्स्ट, एडीएचडी का इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है इंपल्सिविटी, ऑफ्टन इंटरप्ट्स अदर्स। इंपल्सिविटी का मतलब होता है बच्चे के दिमाग में अचानक कोई ख्याल आया तो वो तुरंत उस काम को करना शुरू कर देना चाहता है या कोशिश करता है, बजाय इसके कि वो जिस काम को कर रहा था पहले उसे पूरा करे। यानी कि इंपल्सिव, तुरंत दिमाग में आया कि मुझे यहां जाना है तो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो उस चीज को वहीं छोड़कर तुरंत उधर भागेगा। दिस इज कॉल्ड इंपल्सिविटी। थर्ड इंपॉर्टेंट जो सिम्टम इस प्रकार की कंडीशन में देखने को मिलता है वो है हाइपर एक्टिविटी, यानी बच्चा इस डिजीज से सफरिंग होने पर बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहता है। आप एडीएचडी डिजीज से सफरिंग बच्चों को यदि देखेंगे तो वो लगातार दौड़ते भागते खेलते हुए ही रहता है, यहां तक कि वो खाना खाने के लिए भी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता। इसीलिए उन्हें ऐसे फूड्स दिए जाते हैं जिन्हें बच्चे खेलते हुए घूमते फिरते हुए खा सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स एडीएचडी डिसऑर्डर। इसके अलावा ऑप्शन बी के अंदर टर्म दी गई है ओसीडी। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वह डिजीज कंडीशन है जिसमें
पेशेंट के दिमाग में बार बार ऐसे विचार आते हैं जो उसके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, अवरोध क्रिएट करते हैं, ऑब्सेशंस बनाते हैं। इन विचारों के आने पर, ऑब्सेशंस के आने पर इस पेशेंट द्वारा कुछ एक्ट किया जाता है। इसे आप कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात कहें तो ओसीडी के पेशेंट में हमेशा ये दिमाग में उसके चलता रहता है कि अगर उसने किसी भी चीज को टच किया तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस चीज के सरफेस पर मौजूद हैं वो उसके हाथों पर चिपक जाएंगे और फिर वो उसे बीमार कर देंगे और हो सकता है उसकी डेथ तक हो जाए। तो इस डर से वो सारा दिन अपने हाथों को धोता रहता है और कई बार तो इतनी ज्यादा हैंड वॉशिंग की जाती है इन पेशेंट्स के द्वारा कि वो अपनी हाथों की जो चमड़ी है उन्हें तक रगड़ रगड़ कर निकाल देते हैं। तो लगातार आने वाले विचारों को दूर करने के लिए व्यक्ति द्वारा कुछ एक्ट किए जाते हैं। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का उदाहरण है। ऑप्शन डी के अंदर बताया गया है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर से आप सिंपली समझें ऐसे बच्चे जिनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर देखा जाता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी का मतलब है ऐसे बच्चे जो हमेशा लड़ना झगड़ना पसंद करते हैं, चोरी करना पसंद करते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, यानी सामाजिक नियमों के विरुद्ध जो भी काम करें वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है और ऐसे बच्चों में ही कंडक्ट डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the hormone help in contraction of myoepithelial cells? इन चारों ऑप्शंस में से किस हार्मोन के द्वारा मायोएपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शंस करवाए जाते हैं? ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, लास्ट ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। मायोएपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रीवियस एग्जाम में इसे अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले आइए कुछ बेसिक चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। इस हाइपोथैलेमस के द्वारा दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। सबसे पहला है एडीएच, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। आइए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा इन दोनों हार्मोन्स को बनाने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भेज दिया जाता है। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इस पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब के अंदर एडीएच और ऑक्सीटोसिन्स को स्टोर पर्पस के लिए भेज दिया जाता है। अब जब भी हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एडीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो इस बात को यहां पर बताना आवश्यक था कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में इसे स्टोरेज पर्पस के लिए भेज दिया जाता है और शरीर को आवश्यकता पड़ने पर इसे वहां से सिक्रीट किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को आप
लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे शरीर में दो जगह पर जाकर अपना एक्शन करता है। सबसे पहला यूट्राइन टिश्यू पर और फिर ब्रेस्ट टिश्यू पर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे शरीर में ब्रेस्ट टिश्यू और यूट्राइन टिश्यू पर जाकर अपने एक्शन दिखाते हैं और इसके एक्शन से क्या इफेक्ट आता है इसे भी जान लेते हैं। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर के दौरान सिक्रीट होता है, डिलीवरी के दौरान सिक्रीट होता है, इससे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं और बेबी की डिलीवरी होती है। तो हम कह सकते हैं डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, जिसके कारण बच्चे की फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकती है, डिसेंट मूवमेंट हो पाती है और बच्चा डिलीवर हो पाता है। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रोल था यूट्राइन टिश्यू के ऊपर ऑक्सीटोसिन का। दूसरा, सेक्सुअल एक्ट के बाद जब मेल द्वारा वेजाइना के अंदर स्पर्म्स को इजैक्यूलेट कर दिया जाता है तो स्पर्म को यहां से आगे ओवरी तक, ओवम तक पहुंचाने के लिए यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इफेक्टिव माना जाता है। हम कह सकते हैं स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मूवमेंट के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन कई बार सिंथेटिक वर्जन के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि नेचुरली तो हाइपोथैलेमस द्वारा ऑक्सीटोसिन बनाया जाता है, लेकिन मार्केट में इसका सिंथेटिक रूप भी अवेलेबल रहता है। अब मान लीजिए किसी वुमेन के अंदर स्पॉन्टेनियसली लेबर प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रहा तो उसे ऑक्सीटोसिन ड्रिप के द्वारा दिया जाता है और फिर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं और डिलीवरी हो पाती है। इसके अलावा पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन को हम डिलीवरी के बाद इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही वुमेन में बेबी डिलीवर हुआ, यूट्रस यदि एटोनिक हो जाता है, यानी यूट्रस में बच्चे की डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्शंस यदि नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर दबाव नहीं पड़ता और दबाव ना पड़ने के कारण यहाँ ब्लड क्लॉट नहीं बनता और लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। इस ब्लीडिंग को रोकने का एकमात्र तरीका है कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवाए जाएं ताकि ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़े और क्लॉट फॉर्मेशन हो सके और ब्लीडिंग रुक जाए। याद रखिएगा, डिलीवरी में 500 ml तक यदि ब्लड लॉस होता है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। 500 ml से यदि ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो फिर इसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेस्ट टिश्यू पर एक्ट करके कौन सा फंक्शन पूरा करवाता है। ब्रेस्ट टिश्यू पर एक्ट करने के बाद यहाँ की जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे ब्रेस्ट मिल्क इजैक्यूलेट हो पाता है। इसे आप चाहें तो नोट कर लें, ब्रेस्ट टिश्यू में मौजूद मायो एपिथेलियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसके कारण मिल्क इजैक्यूलेट हो पाता है, यानी ब्रेस्ट से बच्चे के माउथ तक पहुंच पाता है। इसे आप मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। होपफुली अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे
हमारा यहां पर क्वेश्चन था कि कौन सा हार्मोन मायोएपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the drug of choice for the management of eclampsia। अगर किसी वुमेन को एक्लैम्सिया कंडीशन है तो इस सिचुएशन में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, डोपामाइन, लेबेटालॉल। The right answer is option 2, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को आप MgSO4 के नाम से भी लिखते हैं और एक्लैम्सिया कंडीशन में इसे ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से इसका एंटीडोट भी इंपॉर्टेंट है। MgSO4 की टॉक्सिसिटी होने पर कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर इज अप्लाइड टू द एब्डोमेन एंड थोरैक्स टू ड्रॉ एयर इनटू द लंग्स थ्रू द अपर एयरवे इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेंटिलेशन। आपको वेंटिलेशन के उस प्रकार को सेलेक्ट करना है जिसके द्वारा हम एयर लंग्स के अंदर पहुंचाते हैं बाय क्रिएटिंग नेगेटिव प्रेशर अपॉन द एब्डोमिनल एंड थोरैक्स एरिया। ऑप्शन ए पॉजिटिव प्रेशर, ऑप्शन बी नेगेटिव प्रेशर, ऑप्शन सी असिस्ट कंट्रोल, ऑप्शन डी CMV। वेंटिलेटर से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि कल टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब कम्युनिटी पर हमने एक पोल क्रिएट किया था, उस पोल में लगभग 4000 अप्रॉक्स लोगों ने अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि आप सभी नॉरसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ पीपल आर हियर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉरसेट, सो वी मस्ट maintain the standard according to them mostly, but you don't worry if you are not preparing for NORCET, because we are trying to include every level of question in this MCQ session। यहां पर आपको CHO के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन मिलेंगे, NORCET लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। So put your answers into the comment section। The right answer is ऑप्शन बी। इसे हम नेगेटिव प्रेशर मेथड के नाम से जानते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद से सांस नहीं ले पा रहा होता है तो उसे सांस दिलवाने के लिए, ब्रीथिंग करवाने के लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसे आप वेंटिलेटर कहते हैं। और वेंटिलेटर के द्वारा व्यक्ति को सांस दिलाने में मदद करना मैकेनिकल वेंटिलेशन कहलाता है। होपफुली अब आप इस मैकेनिकल वेंटिलेशन टर्म को सिंपली समझ गए होंगे। मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब है किसी मशीन के द्वारा
किसी व्यक्ति को सांस लेने में मदद करना मैकेनिकल वेंटिलेशन है। अब किसी मशीन के द्वारा जब हम किसी को सांस लेने में मदद करते हैं तो वहां पर दो तरीके से मशीन काम कर सकती है। पहले तरीके की जो मशीन है इसे हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मशीन कहते हैं, और दूसरे तरीके की जो मशीन होती है उसे हम नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन मशीन कहते हैं। आप सबसे पहले हम पॉइंट 2 में जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन टाइप है इसकी बात करते हैं। आज से काफी समय पहले जब पोलियो डिजीज बहुत ज्यादा पाया जाता था तो पोलियो वायरस के कारण, पोलियोमाइलाइटिस से अफेक्ट होने के कारण पेशेंट्स की जो लोअर बॉडी थी उसके अंदर पैरालाइसिस हो जाता था, और पैरालाइसिस के कारण लोअर बॉडी के सारे मसल्स, एब्डोमेन से लेकर थोरेसिक एरिया के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते थे, पर्सन सांस नहीं ले पाता था। उस दौरान ऐसे पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। सभी साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई जिसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे कि लंग्स के ऊपर जो भी रेसिस्टेंस है उसे जीरो कर दिया जाए ताकि ऑटोमेटिकली पेशेंट के लंग्स में एयर फिल होती रहे। इसे उन्होंने नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का नाम दिया। और जो मशीन इस नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए बनाई गई उसे इन्होंने आयरन लंग मशीन का नाम दिया, आयरन लंग मशीन का नाम दिया। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मशीन अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, या यूं कह दीजिए कि अब इसका लगभग बिल्कुल ही इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। इस मशीन के अंदर हम क्या करते थे, मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, इस पेशेंट को आपने सुपाइन पोजीशन में लिटाया बेड पर, और इस मशीन से उसकी गर्दन तक का पूरा हिस्सा कवर कर देते थे। गर्दन से नीचे शरीर का जो पूरा हिस्सा है उसे इस मशीन के अंदर डाल देते थे, और फिर पेशेंट की बॉडी और इस मशीन के बीच में जितनी भी एयर मौजूद थी उसे पाइप द्वारा यहां से बाहर निकाल दिया जाता था। और अब पेशेंट और मशीन के बीच में बिल्कुल भी एयर नहीं है, यानी एयर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस पेशेंट के चेस्ट पर किसी भी प्रकार का रेसिस्टेंस नहीं बचा। तो पेशेंट जैसे ही एक्सेल कर लेता है उसके बाद रेसिस्टेंस ना होने के कारण पेशेंट का जो चेस्ट है, पेशेंट के जो लंग्स हैं अपने आप फूल जाते हैं, यानी ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्रेशर के कारण लंग्स के अंदर एयर पहुंच जाती थी, और इसीलिए नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन इसे कहा जाने लगा। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। हॉस्पिटल में इस समय जो वेंटिलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर हम मशीन से फोर्सफुली एयर को पेशेंट के लंग्स तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटर में क्या होता है, वेंटिलेटर ट्यूब को पेशेंट के माउथ में ईटी ट्यूब या ट्रैकियोस्टोमी लगाकर जोड़ दिया जाता है। अब ये वेंटिलेटर फोर्सफुली एयर को पेशेंट के फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन जो मौजूद है उसे बाहर खींचता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहलाता है। पॉजिटिव प्रेशर, मशीन के द्वारा ज्यादा ताकत लगाते हुए एयर को पेशेंट के लंग्स तक पहुंचाना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। वेंटिलेटर से दो चीजें रिसेंटली पूछी गई हैं, इन्हें आप गौर करिएगा। वेंटिलेटर अलार्म, वेंटिलेटर में दो प्रकार के अलार्म्स बजते हैं। सबसे पहला अलार्म है हाई प्रेशर अलार्म और फिर आता है लो प्रेशर अलार्म। जब भी आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आईसीयू, ओटी आदि के अंदर ड्यूटी कर रहे होंगे तो वहां पर बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर होंगे। इस ड्यूटी के दौरान आप हाई प्रेशर, लो प्रेशर एग्जैक्टली क्या है इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन तब तक इस कॉन्सेप्ट को याद करिए, ये कॉन्सेप्ट ही आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाएगा। अगर वेंटिलेटर में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हाई प्रेशर अलार्म बजता है तो इसका क्या कारण है, तो हमेशा याद रखिएगा हाई प्रेशर अलार्म जब भी बजेगा इसका मतलब है कि किसी प्रकार का सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आया है, किसी प्रकार की रुकावट हुई है, चाहे वो
सिक्रीशन के कारण हो, मान लीजिए पेशेंट में एक्सेसिव सिक्रीशंस आ गए माउथ और थ्रोट एरिया में, जिसके कारण एयर आगे जा ही नहीं पा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया। या फिर पेशेंट हो सकता है थोड़ा बहुत होश में आया और उसने ट्यूब को अपने दांतों से बाइट कर दिया, जिसके कारण एयर आगे जा ही नहीं पा रही है। या हो सकता है कि पेशेंट ने करवट ली और पेशेंट जो एयरवे ट्यूब थी वो मुड़ गई, क्निक हो गई, तो उससे एयर आगे डिलीवर नहीं हो पा रही है। यानी किसी भी कारण से यदि सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आता है जिसकी वजह से वेंटिलेटर से हवा पेशेंट के फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर हाई प्रेशर अलार्म बजेगा। इस चीज को आपको याद रखना है, हाई प्रेशर मींस ऑब्स्ट्रक्शन। अब बात करते हैं लो प्रेशर अलार्म। लो प्रेशर अलार्म कब बजेगा? जब सिस्टम में किसी प्रकार का लीकेज हो। मान लीजिए पेशेंट होश में आया, उसने जो वेंटी सर्किट है उसे खींच लिया, अब जो ट्यूब है वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट हो गई है, तो सारी हवा बाहरी एनवायरनमेंट में निकल रही है, पेशेंट तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा, तो इस सिचुएशन में लो प्रेशर अलार्म बजने लगेगा। तो एग्जामिनर यदि आपसे पूछता है कि लो प्रेशर अलार्म बजने का क्या कारण होगा, तो आपको चारों ऑप्शंस के अंदर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें लीकेज के बारे में बताया जा रहा हो। तो एल से होता है लो प्रेशर और एल से होता है लीकेज। लो प्रेशर एल से और एल से ही लीकेज, तो इसे आप याद रख सकते हैं, एल फॉर लो प्रेशर रिलेटेड विद द लीकेज, और इसका ऑपोजिट हाई प्रेशर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी ड्यूटी के दौरान आपको कोई भी वेंटिलेटर अलार्म सुनाई दे, तो सबसे पहले पेशेंट के पास जाने के बाद आप पहले पेशेंट को देखेंगे, उसे असेस करेंगे और उसके बाद वेंटिलेटर की तरफ देखेंगे। जब भी आपको अलार्म सुनाई दे तो सबसे पहले आपको पेशेंट को देखना है, उसे असेस करना है और फिर मशीन को देखना है। इस क्वेश्चन को भी प्रीवियसली पूछा गया है, आप चाहे इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 75 years old male patient diagnosed with sepsis is orally intubated on mechanical ventilation. Which nursing action most important? एक 75 साल का पेशेंट है, इस पेशेंट को ब्लड इंफेक्शन हुआ है यानी सेप्सिस हुआ है, और हमने इस पेशेंट को ओरली इंट्यूबेट किया है यानी कि एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई है, ईटी ट्यूब लगाई है, और पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जा रहा है। इस पेशेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन कौन सा है ये सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 कहता है यूज द ओपन सक्शन टेक्निक। इस पेशेंट में सक्शन के लिए ओपन सक्शनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम एज अ नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन बी कहता है एडमिनिस्टर मॉर्फिन फॉर डिस्कंफर्ट। ऑप्शन सी कहता है लिमिट नॉइज एंड क्लस्टर केयर एक्टिविटीज, मतलब आपको वार्ड का माहौल बिल्कुल शांत रखना है ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। ऑप्शन डी कहता है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 डिग्रीज। आप बेड का जो हेड साइड है उसे 30 डिग्री पर एलिवेट करके रखेंगे, यानी कि सेमी फॉर्मुलस पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंटिलेटर से। आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन है, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस पेशेंट का जो हेड ऑफ द बेड है उसे हम 30 डिग्री पर एलिवेटेड रखेंगे।
इस पेशेंट का जो बेड का हेड साइड है उसे 30 डिग्री पर एलिवेट रखेंगे। इसका क्या कारण है, इसे जान लेते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी वीएपी। वीएपी क्या इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जिन पेशेंट्स में वेंटिलेटर लगा होता है उनमें निमोनिया होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसे ही हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वेप के नाम से जानते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर इस वेप कंडीशन का डेवलपमेंट ना हो जाए, इसलिए इस पेशेंट के बेड को हम 30 डिग्री पर ऊपर एलिवेटेड करके रखते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लिखेंगे हम वेप को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वेप बेंडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और इस टेक्निक के अंदर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं, आइए इसे जान लेते हैं। प्रीवियस एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वेप बंडल के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम पेशेंट के जो बेड का हेड साइड है उसे 30 डिग्री पर एलिवेट करके रखेंगे। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए वेप बंडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम, और उसमें सबसे पहला पॉइंट है पेशेंट का हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री एलिवेटेड रहना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं पेशेंट को डेली ओरल केयर करवानी चाहिए। पेशेंट को ओरल केयर करवानी चाहिए, डेली भी होनी चाहिए और हर 4 घंटे से करवानी चाहिए, क्योंकि पेशेंट के माउथ में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है। इस ट्यूब के थ्रू इसके पैरेलल इंफेक्शन लंग्स तक बड़ी इजीली पहुंच सकता है। तो हमें पेशेंट जिसे वेंटिलेटर लगा हो हर 4 घंटे में एक बार ओरल केयर करवाना आवश्यक है। और ओरल केयर किस सॉल्यूशन से करवाएंगे, तो आप नोट कर सकते हैं क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन का इस्तेमाल करते हुए हम पेशेंट को ओरल केयर करवाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वेब बंडल में डेली सिडेशन, वैकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रेडीनेस टू बी एक्सट्यूबेटेड। हम दिन में एक बार पेशेंट में सिडेटिव ड्रग बंद कर देंगे और ये देखेंगे कि क्या सिडेशन हटाने के बाद पेशेंट खुद से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, सांस ले पा रहा है। अगर पेशेंट खुद से थोड़ा बहुत कोशिश करके सांस ले पाने में सफल हो रहा हो तो हम धीरे धीरे वेंटिलेटर की जो हाई मोड है उसे लो मोड में कन्वर्ट कर देते हैं और पेशेंट को मौका देते हैं कि वो खुद कोशिश करते हुए सांस ले। अगर आपने सिडेशन वेकेशन नहीं दिया पेशेंट में तो एक समय के बाद लगातार सिडेशन के कारण पर्सन बिना सिडेशन, बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के सांस ले ही नहीं पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए दिन में एक बार सिडेटिव ड्रग को रोकना है और ये देखना है कि सिडेशन हटाने के बाद क्या पेशेंट खुद से सांस ले पा रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ पॉइंट, पेप्टिक अल्सर्स की प्रिवेंशन के लिए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट का शुरू करना। जब पेशेंट वेंटिलेटर में है तो उसमें पेप्टिक अल्सर्स ना हो जाएं, इसे रोकने के लिए एडवांस में ही हम मेडिसिन शुरू कर देते हैं, प्रोफाइलैक्टिकली मेडिसिन देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं पेंटाप्राजोल। नेक्स्ट, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रोफाइलैक्सिस मेजर्स द्वारा प्रिवेंट करना। जब कोई पेशेंट लंबे समय से बेड पर है, उसके पैरों में किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही होती है,
तो पैरों में मूवमेंट ना हो पाने के कारण यहाँ का जो ब्लड है वो स्थिर रहता है और इस ब्लड के अंदर क्लॉट बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस क्लॉट का यहां से लंग्स तक पहुंचकर पेशेंट की डेथ करवाने का ऑप्शन रहता है। इसलिए हम पेशेंट के अंदर जो कि खुद से मूवमेंट नहीं कर पा सकते उनमें डीवीटी पंप लगाते हैं, जो कि पेशेंट के नीचे काफ मसल्स के अंदर रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहते हैं, ताकि पेशेंट में जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है वो चलता रहे। डीवीटी पंप की इमेज प्रीवियस नॉर्सेट एग्जाम में कई बार पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डीवीटी पंप को पेशेंट के काफ मसल्स वाले एरिया में यानी घुटने से नीचे बांधा जाता है और मशीन से जोड़ दिया जाता है। ये मशीन इस डीवीटी पंप के अंदर लगातार हवा भरती है, जिससे पेशेंट की मसल्स पर दबाव बढ़ता है और फिर ये हवा निकल जाती है तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसके अलावा डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में हम लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन का इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि पेशेंट में क्लॉटिंग ना हो, कम से कम क्लॉट बनने की संभावना रह सके। वेंटिलेटर से ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए रैपिडली इन्हें भी रिवाइज कर लें। एक वर्ड है पीप। पीप का फुल फॉर्म प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा गया है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर इज द फुल फॉर्म ऑफ पीप। ये क्यों जरूरी है? वेंटिलेटर के अंदर पीप को मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि जो एल्विलाइज हैं लंग्स के अंदर वो कोलैप्स ना हो जाएं, आपस में चिपक ना जाएं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा फेफड़ा है, हमारा लंग्स है, इसके अंदर छोटी छोटी एल्विलाइज पाई जाती हैं, छोटी छोटी बॉल्स पाई जाती हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो इन बॉल्स के अंदर हवा भरती है, ये नॉर्मल से साइज में बड़ी हो जाती हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो जैसे ही हवा बाहर जाती है तो इस एल्विलाई के अंदर अगर थोड़ी बहुत हवा मौजूद नहीं होगी तो ये आपस में चिपक जाएगी, और फिर एक बार अगर ये चिपक गई यानी कोलैप्स हो गई तो दोबारा फूल नहीं पाएगी, और ऐसे करते हुए सारी एल्विलाइज नष्ट हो जाएंगी और हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो जो नेचर है उसने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम चाहे कितने भी फोर्सफुली एक्सहेल करें, चाहे कितना भी ताकत से गैस को लंग्स से बाहर निकालें, फिर भी कुछ मात्रा में थोड़ी बहुत हवा एल्विलाइज के अंदर बची रहती है, जिसके कारण ये एल्विलाई आपस में चिपकते नहीं है, कोलैप्स नहीं होते। इसी चीज को जब पेशेंट वेंटिलेटर सपोर्ट पर होता है तो मशीन द्वारा भी हम मेंटेन करवाते हैं, और एल्विलाइज के अंदर ये जो मिनिमम एयर बचती है इसे मेंटेन करवाना ही पीप कहलाता है। होपफुली आप इसे समझ गए होंगे कि पीप क्या है और वेंटिलेटर सेटिंग्स में इसे क्यों इसेंशियली मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है और अब हमें लगता है कि पेशेंट की कंडीशन पहले से बेहतर हो रही है, शायद पेशेंट खुद से सांस ले पाएगा, तो हम वेंटिलेटर के हाई मोड से उसे लो मोड पर शिफ्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम वीनिंग के नाम से जानते हैं। आपने ओबीजी के अंदर पढ़ा होगा कि 6 महीने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से दूसरे फूड पर शिफ्ट किया जाता है, मां के दूध के अलावा दूसरी चीजें भी देनी शुरू की जाती हैं, इसे हम वीनिंग के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जब पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पेशेंट क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा सीरियस होता है, अपने से वो कुछ भी सांस नहीं ले पा रहा होता है, तो उसे हम CMV मोड पर शिफ्ट करते हैं, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेटर मोड पर शिफ्ट करते हैं, और फिर जैसे हमें लगता है कि अब पेशेंट की स्थिति कुछ पहले से बेहतर हो रही है तो फिर उसे CMV मोड से SIMV पर शिफ्ट किया जाता है। यहां क्वेश्चन ये बन सकता है कि फर्स्ट वीनिंग मोड ऑफ वेंटिलेटर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा SIMV। CMV मोड से पेशेंट को किस मोड पर
सबसे पहले शिफ्ट किया जाता है, जिस पर वो खुद से थोड़ा बहुत कोशिश करके सांस ले पाए, तो इसे आप SIMV मोड के नाम से जानेंगे। Synchronized intermittent mandatory ventilation is a full form. SIMV is a first weaning mode. Weaning क्या है? हायर मोड ऑफ वेंटिलेटर से लोअर मोड में लेकर आना पेशेंट को, और फाइनली SIMV के बाद में जब पेशेंट काफी हद तक मेंटेन करता है तो उसे टी पीस और फिर रूम एयर पर ला दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CMV मोड को ही हम लीस्ट यूज एक्सक्यूज मी CMV मोड को हम लीस्ट यूज्ड मोड के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेंटिलेटर का कौन सा मोड सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है, तो आप नाम बताएंगे CMV मोड, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड। अब ये सबसे कम क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी हम आगे जानेंगे। टू प्रिवेंट वेंटी फाइंडिंग ऑन CMV, पेशेंट मस्ट बी सीडेड। जब पेशेंट CMV मोड पर होता है, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड पर होता है, जो कि सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला मोड है, उसमें पूरा कंट्रोल मशीन के पास होता है। मशीन ही पेशेंट को सांस देगी, मशीन ही पेशेंट से सांस वापस खींचेगी, यानी पूरा कंट्रोल वेंटिलेटर अपने पास रखता है। 100% कंट्रोल वेंटिलेटर के पास होता है। इस सिचुएशन के अंदर अगर मान लीजिए पेशेंट होश में आ जाए, पेशेंट वेंटिलेटर के CMV मोड पर है, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड पर है, और अचानक पेशेंट में सिडेटिव ड्रग अपना इफेक्ट कम कर दे, या मान लीजिए कोई सिडेटिव चल रहा था वो खत्म हो गया और पेशेंट होश में आ गया, तो जैसे ही पेशेंट होश में आएगा वो खुद से सांस लेने की कोशिश करेगा। इधर पेशेंट खुद सांस लेना चाह रहा है, इधर वेंटिलेटर उसे सांस देता है, तो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसे ही हम वेंटिलेटर फाइटिंग के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, CMV मोड जब भी पेशेंट में चल रहा होता है तो हमेशा उसे सिडेटिव्स दिए जाते हैं, यानी उसे बेहोशी की अवस्था में रखते हैं, ताकि वो खुद से कोशिश ना करे और किसी भी प्रकार की वेंटी फाइटिंग देखने को नहीं मिले। CMV मोड के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि पेशेंट के अंदर लंग्स इंजरी होने लगती हैं, डायफ्रैग्मेटिक इंजरी होती है, क्योंकि पूरा कंट्रोल वेंटिलेटर के पास होता है। हमने यहां पर बात की थी कि CMV मोड को लीस्ट यूज मोड क्यों कहा जाता है। इसका यही सबसे बड़ा कारण है कि पेशेंट खुद से ब्रीथिंग एफर्ट इसमें कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सिडेटिव इफेक्ट हट जाए और पेशेंट अगर होश में आने के बाद खुद से सांस लेने की कोशिश करे, तो मशीन और पेशेंट के बीच में लड़ाई होने लगेगी, और इस सिचुएशन के अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और लंग्स में प्रेशर बढ़ने के कारण पेशेंट के लंग्स में इंजरी हो सकती है, डायफ्रैग्मेटिक इंजरी हो सकती है। वेंटिलेटर में जो भी ब्रीथिंग रेट होती है उसे आप F से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद रखिएगा। आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका वेब बंडल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी चीजें बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट हैं। पीप के बारे में, फर्स्ट विनिंग मोड ऑफ वेंटिलेटर क्या है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। लीस्ट यूज्ड मोड ऑफ वेंटिलेटर क्या है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। एक बात और नोट करिएगा, जब भी पेशेंट CMV मोड पर होता है तो हम नर्सेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें लगातार इस बात को चेक करते रहना है कि पेशेंट का जो सिडेशन है वो मेंटेन रहे, यानी पेशेंट में जो सिडेटिव ड्रग चल रही है वो लगातार चलती रहे और पेशेंट बेहोश रहे। अगर सिडेटिव ड्रग खत्म हुई, पेशेंट होश में आया, तो वेंटी फाइटिंग होगी और इंजरी हो सकती है।
Next question. Which of the following measures would the nurse include in the teaching plan about the method to prevent breast engorgement in postpartum period? डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट को रोकने के लिए दिए जा रहे टीचिंग प्लान में एज अ नर्स आप किस फाइंडिंग को इंक्लूड करना चाहेंगे? ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट को रोकने का कौन सा तरीका है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1, ब्रेस्ट फीडिंग द नियोनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। बच्चे को आप लगातार थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। ऑप्शन 2, डिक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। डिलीवरी के बाद पहले 24 से 48 घंटे आप कम से कम फ्लूइड पिएंगे। ऑप्शन 3, फीडिंग द नियोनेट a maximum of 5 minutes per side on the first day। आप बच्चे को एक ब्रेस्ट से पहली बार 5 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। ऑप्शन 4, wearing a supportive brasseries with nipple shields। आप मदर को सपोर्टिव ब्रेसरीज और निपल शील्ड पहनने के लिए कहेंगे। देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होता क्या है। डिलीवरी के जस्ट बाद स्पेशली तीसरे और पांचवें दिन ब्रेस्ट का नॉर्मल से साइज में बढ़ जाना, टाइट फील होना ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट कहलाता है। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का सिंपल मीनिंग है ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग आ जाना, ब्रेस्ट का टाइट हो जाना। दिस इज द ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट और जनरली डिलीवरी के बाद तीसरे पांचवें दिन पर यह मोस्टली देखने को मिलता है। अगर ये चीज अगर और ज्यादा आगे बढ़ती है, सीवियर ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट जैसी कंडीशन बनती है, तो इसमें ब्रेस्ट जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। इसके अलावा टच करने पर वार्म फील होगा और फीमेल को टेंडरनेस भी होगी, यानी टच करने पर पेन होगा। तो ये बेसिकली ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट कहलाता है। अब होपफुली आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगर मदर अपने बच्चे को फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो ब्रेस्ट में मिल्क की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा इकट्ठी रह ही नहीं पाएगी, और अगर मिल्क की मात्रा ब्रेस्ट में ज्यादा नहीं होगी तो किसी भी प्रकार से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट नहीं होगा। तो बच्चे को लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करवाकर हम ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को हर 2 घंटे में एक बार फीड करवाना है, या फिर जब भी बच्चा क्राई करे, रोए, तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, इसे कैसे पता करेंगे आप? तो याद रखिएगा न्यूबॉर्न बेबी अगर दिन में 8 से 10 टाइम्स यूरिन पास करता है तो इसका मतलब है कि उसे पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है, अन्यथा नहीं। जो वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं उन्हें हर दिन 500 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग for about termination of pregnancy, the provider should follow the which approach for counseling? जब किसी वुमेन में आप एबॉर्शन करवाने जा रहे हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने जा रहे हैं, तो इस दौरान काउंसलिंग के समय
आपको कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन 1 कहता है गैदर, यहां पर स्पेलिंग पर आप गौर करिएगा, GATHER। ऑप्शन 2 कहता है GATHAR। ऑप्शन 3 कहता है GETHER, या फिर ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। Yes, exactly. The right answer is option 1. जब भी किसी वुमेन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाने वाला हो तो काउंसलिंग से पहले हमें गैदर अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं GATHER। GATHER, जो पहला जी है, इस जी का फुल फॉर्म होता है ग्रीट, GREET। जब आप किसी से मिलते हैं तो उसे आप ग्रीटिंग्स देते हैं, ग्रीट करते हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, जो भी आप बोलते हैं ये चीज बोली जाती है। तो जब भी आप अपने पेशेंट के पास जाएं तो सबसे पहले उसे ग्रीट करेंगे, फिर उसके बाद हम आस्क करेंगे, A फॉर आस्क, फिर उससे बताएंगे, फिर हेल्प, उसके बाद में एक्सप्लेन और फाइनली रिटर्न। तो जब भी काउंसलिंग करने के लिए आप जाएंगे तो इस गैदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीट, आस्क, टेल, हेल्प, एक्सप्लेन, रिटर्न। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिएगा, ग्रीट, आस्क, टेल, हेल्प, एक्सप्लेन, रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा फंक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नहीं है? ये शब्द जहां भी आपको दिखे पूरे क्वेश्चन का मतलब लगभग ऑपोजिट कर देता है। इस पर गौर करें, और जनरली तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इसे मिस कर देते हैं और अपना एक नंबर कम करवा लेते हैं। सो बी अलर्ट फॉर दिस। आपके ऑप्शंस हैं लैक्टोजेनेसिस, मिल्क इजेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन नहीं है, यह आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। वीडियो की शुरुआत में ही हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था आपको कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क को इजेक्ट करवाता है, यानी मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के द्वारा बच्चे के निपल को सक करने पर बायोएपिथेलियल सेल से मिल्क को बच्चे के माउथ तक पहुंचाता है। इसके अलावा लेबर प्रोसेस के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाकर बच्चे को डिलीवर करवाता है। अब यहां पर ऑप्शन ए का मतलब है, ऑप्शन ए में बताया गया है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, यानी मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क का निर्माण करने का काम लैक्टोजेनेसिस कहलाता है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को आप एक और नाम से भी जानते हैं, लैक्टोट्रोपिन।
क्या नाम है इसका? लैक्टोट्रोपिन। नोट कर लीजिएगा इसे, लैक्टोट्रोपिन भी कहा जाता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का निर्माण करवाता है और इस तैयार मिल्क को बच्चे के माउथ तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a protrusion of an organ, tissue or structure through the walls of the cavity in which it is normally contained। अगर कोई ऑर्गन अपनी नॉर्मल जगह से हटकर किसी और जगह पर एबनॉर्मली पहुंच जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। हमारे एब्डोमेन के अंदर इंटेस्टाइन है। अब ये इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी से किसी कारणवश बाहर की तरफ निकल जाए और बाहर से देखने पर एब्डोमेन एरिया में एक उभार के रूप में दिखाई दे तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए हर्निया, ऑप्शन बी लंप, ऑप्शन सी फिस्टुला, ऑप्शन डी सिस्ट। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन डी में आए सिस्ट ऑप्शन की। अगर हमारे शरीर में किसी जगह पर एक ऐसी कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, थैलीनुमा संरचना बन जाए जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो, लिक्विड मौजूद हो, तो इसे आप सिस्ट कहेंगे। हमारे शरीर में यदि कोई ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए जिसके अंदर पानी भरा हो तो आप उसे सिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टर्म फिस्टुला की। किन्हीं दो ऑर्गन्स के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन का बनना फिस्टुला कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जैसे मान लीजिए ये पेशेंट का माउथ है और ये यहां पर ट्रेकिया और इसोफेगस है। अगर इस ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए तो इसे आप फिस्टुला के नाम से जानेंगे। ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन किसी पर्सन के अंदर ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक ओपनिंग, एक चैनल, एक कनेक्शन बन जाए तो इसे आप ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। सिंपली याद रखिएगा, फिस्टुला शब्द जहां भी लिखा हो इसका मतलब है दो ऑर्गन्स या दो स्ट्रक्चर के बीच में एक पाइप नुमा, एक नली नुमा कनेक्शन का बनना। यह शरीर के किसी भी हिस्से में डेवलप हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, ऑप्शन बी में बताए गए लंप की। आपने ब्रेस्ट के अंदर लंप सुना होगा, ब्रेस्ट लंप। लंप का मतलब होता है एबनॉर्मल मास इन एनी स्ट्रक्चर। सिंपली अगर हिंदी में आप लंप का मतलब समझें तो इसे आप हिंदी में गांठ कह सकते हैं।
अगर शरीर के किसी हिस्से में एबनॉर्मल टिश्यूज का कलेक्शन हो जाए, गांठ पड़ जाए, तो आप उसे लंप कहेंगे। जैसे कि ब्रेस्ट लंप, यानी ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के अंदर लंप बन जाता है, एबनॉर्मल टिश्यूज का कलेक्शन हो जाता है, गांठ पड़ जाती है, लंप कहलाती है। सो अब आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा है, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो कि है ऑप्शन ए, हर्निया। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग में अचानक प्रेशर के कारण वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए, खिसक जाए, तो ये कंडीशन हर्निया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a congenital narrowing the opening of foreskin so that it cannot be retracted। हमारे शरीर में किसी हिस्से की स्किन इतनी टाइट हो कि उसे अपनी जगह से पीछे की तरफ शिफ्ट नहीं किया जा सके, और अगर एक बार शिफ्ट हो जाए तो वापस उसे पहले वाली पोजीशन में ना लाया जा पाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? स्ट्रिंक्चर, स्टेनोसिस, फिस्टुला, फिमोसिस। The right answer is option D, phimosis। अगर ग्लांस पेनिस की बात की जाए तो कुछ बच्चों में ग्लांस पेनिस की स्किन को हम रिवर्ट बैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये स्किन बहुत ज्यादा टाइट होती है। तो इस कंडीशन को आप फिमोसिस के नाम से जानते हैं। एग्जाम में फिमोसिस के लिए कौन सा ट्रीटमेंट या सर्जरी इस्तेमाल की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिएगा, सर्कमसिजन। सर्कमसिजन प्रोसीजर के द्वारा हम पेनिस की स्किन को काट कर हटा देते हैं और फिर ये नॉर्मल हो जाती है, सर्कमसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एग्जाम्पल आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1, commonly available combined pills are Mala D and Mala N। Option 2, mini pills। Option 3, DMPA। Option 4, Net N। The right answer is option 1, it is Mala D and Mala N। Both are the examples of oral contraceptive pills। ऑप्शन 3 के अंदर DMPA बताया गया है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा, डिपोट मोड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ऑप्शन 4 के अंदर नेट एन है, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्दिस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man who met with motor vehicle accident reveals bone fragments in x-ray of fever, what type of fracture it is। किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद एक्सरे करवाने पर उसकी फीमर बोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को आप किस नाम से जानेंगे? फ्रैक्चर का वह टाइप जिसमें बोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए क्या कहलाता है? एवल्शन फ्रैक्चर, कंप्रेस्ड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर। सबसे पहले बात करते हैं ओपन फ्रैक्चर की। ओपन फ्रैक्चर के अंदर टूटी हुई बोन स्किन को फाड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है। अगर फ्रैक्चर के बाद बोन स्किन से बाहर निकल जाए तो ये कंडीशन ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। यहाँ पर इस प्रकार की कोई कंडीशन मेंशन नहीं है,
इसलिए हम इसे सही नहीं मानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, एवल्शन टाइप ऑफ फ्रैक्चर। जब हमारे शरीर की किसी हड्डी का एक हिस्सा टूटकर लटक जाए, सिर्फ हल्के हल्के टेंडेंस द्वारा या लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम एवल्शन फ्रैक्चर कहेंगे। मान लीजिए ये बोन है, इस बोन में यहां पर फ्रैक्चर हुआ, अब ये पार्ट हल्का सा जुड़ा हुआ है इस बोन के साथ, तो ये जो फ्रैक्चर का टाइप है इसे आप एवल्जन टाइप ऑफ फ्रैक्चर कहेंगे। यहां पर ये चीज नहीं मेंशन्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेस्ड फ्रैक्चर की। जनरली ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के वीक हो जाने और कर्व होने के कारण वर्टिब्रास के अंदर देखने को मिलता है। सो इट इज नॉट द थिंग, क्योंकि यहां पर आपसे फीमर बोन के बारे में बात की जा रही है। तो फाइनली आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अगर किसी भी फ्रैक्चर के अंदर बोन बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो ये चीज जो है कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर में हड्डी का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई देना कम्युनेटेड फ्रैक्चर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेशन ऑफ मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन इज। मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन के लिए इंडिकेशन क्या है, ये आपको बताना है। किस सिचुएशन के होने पर आप मेडिकल मेथड से एबॉर्शन करवा सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 के अनुसार, मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन कैन बी ऑफर्ड टू ऑल वुमेन कमिंग टू हेल्थ फैसिलिटी सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 7 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर किसी वुमेन को 7 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान एबॉर्शन करवाना हो, तो वहां पर मेडिकल मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन 2 कहता है, मेडिकल मेथड कैन बी ऑफर्ड टू ऑल वुमेन कमिंग टू हेल्थ फैसिलिटी सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 16 वीक ऑफ गेस्टेशन। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक मेडिकल मेथड द्वारा एबॉर्शन किया जा सकता है। ऑप्शन 3, medical method can be offered to all women coming to health facility seeking termination of pregnancy up to 20 weeks of gestation। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक वाली सभी वुमेन में मेडिकल मेथड द्वारा एबॉर्शन करवाया जा सकता है। ऑप्शन 4 कहता है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। The right answer is option 1। यहां पर 7 वीक्स दिया गया है। एग्जैक्टली यदि बात की जाए तो मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, मेडिकल मेथड से अबॉर्शन करवाना मतलब मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए अबॉर्शन करवाना, और ये 12 वीक के गेस्टेशन तक करवाया जा सकता है। अगर किसी वुमेन में 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक है, तो उसे मेडिसिन के द्वारा एबॉर्शन करवाया जा सकता है। यहां पर एग्जैक्ट जो नियरेस्ट वैल्यू है वो है ऑप्शन ए के अंदर 7, तो इसलिए हमने इसे सही ऑप्शन माना है। आइए कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हम रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी वुमेन में 9 वीक्स की प्रेगनेंसी है और वो एबॉर्शन करवाना चाहती है, तो उसके लिए हम मीजोप्रोस्टोल और मीजोप्रोस्टोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 9 मंथ से 12 वीक की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन अगर करवाना हो मेडिकल मेथड द्वारा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में आप वैक्यूम एक्सपायरेशन टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब जैसे ही गेस्टेशनल पीरियड 12 से ऊपर चला गया, 14 वीक्स तक की प्रेगनेंसी हो गई, तो हम कह सकते हैं 12 से 14 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान डायलिटेशन और कर्टेज यानी डीएनसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, एबॉर्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी पीरियड 12 से 24 सप्ताह का है तो इस सिचुएशन में अबॉर्शन करवाने हेतु सैलाइन ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं अगर 16 सप्ताह से ऊपर की प्रेगनेंसी है तो हिस्टेरोटॉमी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the partial or total separation of wound layers is termed as। अगर किसी घाव की ओपनिंग हो जाए तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? मान लीजिए एक डायग्राम के थ्रू इसे समझिएगा। मान लीजिए आपके पास हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया और इस पेशेंट में इंजरी के कारण इस प्रकार से घाव था। आपने इस पे स्टिचिंग की और अब स्टिचिंग के बाद ये घाव कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आफ्टर स्टिचिंग। लेकिन मान लीजिए अचानक से प्रेशर बढ़ने के कारण ये घाव खुल जाते हैं, टाके टूट जाते हैं, स्टिचेस ब्रेक हो जाते हैं, तो ये घाव वापस इस प्रकार से खुल जाता है। तो घाव का वापस से खुल जाना क्या कहलाएगा? क्या ये एविसरेशन है? क्या ये डेहिसेंस है? क्या ये प्रेशर सोर है? क्या ये इन्फेक्शन है? देखिए ऑप्शन डी के अंदर बताया गया इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता। प्रेशर सोर लंबे समय तक पेशेंट के बेड रेस्ट पर रहने के कारण डेवलप होता है और एविसरेशन का मतलब होता है कि बॉडी में वुंड से किसी ऑर्गन का प्रोट्यूड हो जाना। तो ऑप्शन ए भी यहां पर सही नहीं माना जाएगा। फाइनली ऑप्शन बी बचता है, वही सही है। अगर किसी घाव की ओपनिंग हो जाए तो ये कंडीशन डाहिसेंस कहलाती है, यानी कि घाव की जो दीवारें हैं, घाव की जो चमड़ी है, स्किन है, वो दूर दूर हो गई। डेहिसेंस को आप दूर दूर याद रख सकते हैं। घाव का ओपन हो जाना, स्किन का दूर दूर हो जाना, डी से दूर दूर हो जाना डेहिसेंस कहलाता है। अगर इसी घाव के अंदर से मान लीजिए स्टिचेस टूटने के कारण घाव खुल गया और इस घाव से इंटेस्टाइन बाहर निकल गई, पेट के अंदर कोई ऑपरेशन किया था आपने और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को खांसी आई और खांसी के कारण इस सर्जिकल इंसिजन से इंटेस्टाइन का एक पार्ट प्रोट्यूड हो गया, बाहर निकल गया, तो इस कंडीशन को आप एविसेंस कहेंगे। इट इज कॉल्ड एविसरेशन। एविसरेशन का मतलब है वुंड से किसी ऑर्गन का बाहर निकल जाना और डेहिसेंस का मतलब है दूर दूर हो जाना, घाव का खुल जाना। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए वहां पर रेगुलरली एमसीक्यूज पोस्ट किए जा रहे हैं, पोल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।